देखिए, कांग्रेस का ये जो अधिवेशन है गुजरात में होने वाला, इस पर हमने काफ़ी बात की है। ये बड़ा अहम है। कांग्रेस रिवाइवल के एक मूड से गुजर रही है और हालांकि ये बड़ा लंबा समय हो गया रिवाइवल का समय, लेकिन साथ ही साथ बिहार चुनाव भी है। साथ ही साथ कांग्रेस को अब ये तय करना है कि वो बहुत सारे छोटे छोटे दल क्षत्रप जो कि कभी कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करते थे, उनके ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट होती जा रही है। उसकी अपनी एक ताकत है। भारतीय जनता पार्टी की लगातार बढ़ती शक्ति के सामने कैसे कांग्रेस खुद को खड़ा करे, पर मंथन किया जा रहा है, इसलिए इसको महामंथन का नाम भी दिया गया। लेकिन अब यहाँ पर जब गुजरात में इसको किया गया तो गुजरात में करने के भी कई मायने थे, जिस पर हमने कल थोड़ी बातचीत की थी। आज उस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। कांग्रेस को सरदार पटेल की भी याद आ रही है। अहमदाबाद में कांग्रेस के महाधिवेशन में पार्टी ने संविधान रक्षा, ओबीसी, जातीय जनगणना जैसे मुद्दों की चर्चा की है। ईवीएम की भी बात की गई है। देखिए, कुछ मुद्दे हैं जिनको लगातार चुनाव के दौरान भी उठाया गया है, तो इसको आप कांग्रेस की स्ट्रैटेजी आने वाले समय की रणनीति के तौर पर देख सकते हैं। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उनके नाम पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया है। तो ये कुछ खास बातें हैं, इस पर एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए, फिर मेहमानों से बात करते हैं। कांग्रेस ने अहमदाबाद में अपने अधिवेशन के दौरान सरदार पटेल को याद किया और उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लिया। कांग्रेस संसदीय दल की नेता सोनिया गांधी, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और तमाम बड़े नेताओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सरदार पटेल को कांग्रेस के सबसे बड़े नेताओं में शुमार किया। सरदार पटेल की 150वीं जयंती के मौके पर उनके नाम पर एक प्रस्ताव भी पास किया गया। भारत की आज़ादी के आंदोलन की कोख से जन्मी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के 150वें जन्म जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में गांधी और पटेल की भूमि गुजरात के अहमदाबाद में एक बार फिर भारत के भविष्य को दिशा देने के लिए एकत्रित हुई है। सीडब्ल्यूसी के सभी सदस्यों को पटेल और लाइफ नाम की किताब दी गई। सरदार स्मारक के बाहर नेताओं का फोटो सेशन भी हुआ। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ईवीएम का मुद्दा भी उठाते हुए चुनाव की निष्पक्षता पर सवाल उठाए। बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, ये प्रस्ताव कांग्रेस की भविष्य की दिशा और देश में न्याय, समानता और संविधान की रक्षा जैसे मूल्यों को मजबूत करने पर केंद्रित था। उन्हें ऐसे टेक्निक बना लिए हैं कि जिससे आपको फायदा हो, अपोजिशन पार्टी को नुकसान हो, ऐसे टेक्नोलॉजी बनाकर अगर हमको हराना चाहते हैं तो आज नहीं कल इस देश के नौजवान उठेंगे और आपको हाथ पकड़ के ये कहेंगे, हमको बैलेट पेपर होना चाहिए, ईवीएम नको। राहुल गांधी का जोर लगातार ओबीसी और जाति जनगणना पर बना हुआ है। एक दिन पहले सीडब्ल्यूसी की विस्तारित कमेटी की बैठक में राहुल गांधी ने स्वीकार किया कि ओबीसी की अनदेखी किए जाने के कारण ही पार्टी को नुकसान हुआ। प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, अहमदाबाद। जैसा मैंने कहा कि इस पे कई पहलुओं पर बातचीत हुई है, आज थोड़ा और इसको फोकस करते हैं। एक तो पटेल साहब की याद आई। सरदार पटेल को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार अपनी बात कहती रही है। स्टैचू ऑफ यूनिटी बनाना और स्टैचू ऑफ यूनिटी के दौरान हुई पॉलिटिक्स, ये भी एक बड़ा मुद्दा है। और मैंने देखा था कि अभी जब ये बात शुरू हुई तो गांधी की भूमि कल चल रहा था, उसमें अब पटेल की भूमि भी जुड़ा है। इसको थोड़ा सा समझेंगे और इसमें हमारी मदद करेंगे डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, वरिष्ठ नेता भी हैं भारतीय जनता पार्टी के। अंश वत्स, प्रवक्ता कांग्रेस, भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, वो भी अपनी बात रखेंगे। रुद्र प्रताप सिंह मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत मैं आपसे करना चाहूँगा। अंश भाई, मुझे ये बताएं आप कि आज वैसे सरदार पटेल जो हैं वो पूरे देश के हैं, लेकिन सरदार पटेल की याद आई, बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा है कि आज तक तो याद नहीं आई थी, अब सरदार पटेल की याद आ रही है। कोई ख़ास स्ट्रैटेजी, सरदार पटेल पर एक प्रस्ताव भी लेकर आए हैं, तो इसको लेकर क्या आप लोगों की सोच है? सरदार पटेल का नाम क्या अभी आपको महत्वपूर्ण लग रहा है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है। सबसे पहले आपके सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार और मेरे को पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि ये हमारा गुजरात में छठा अधिवेशन है
और ये तीसरा जो है हमने अहमदाबाद में किया है। और ये गुजरात जो है ये मोदी और शाह की भूमि नहीं है। तो ये सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी को समझ जाना चाहिए कि जिस गुजरात को वो कहते हैं कि ये मोदी जी का गढ़ है, तो ये मोदी जी का गढ़ नहीं, ये सरदार पटेल जी का और महात्मा गांधी जी का गढ़ है। और आप विदेश में भी कहीं पे भी जाएंगे तो भारत की पहचान गांधी के भारत से होती है, ना कि नाथूराम गोडसे के भारत से, ना कि किसी और के उनसे। तो ये समझ जाना चाहिए। और उन्हीं की भूमि पे आज, क्योंकि इस ये जो वर्ष है गांधी जी को 100 वर्ष हो चुके हैं, उनकी 100वीं जयंती है जब उनको कांग्रेस अध्यक्ष बने हुए थे। सरदार पटेल जी की 150वीं जन्म जयंती है। उस उपलक्ष्य पे हमें लगा कि अहमदाबाद गुजरात जो उनकी भूमि है वहां से हमें जाना चाहिए, उस मिट्टी को हमें नमन करना चाहिए। इस वजह से जो हम गुजरात आए हैं, हम ये मानते हैं कि गुजरात ने कांग्रेस पार्टी को और इस देश को जो है एक मजबूत नेता दी है, चाहे वो बात हो महात्मा गांधी जी की बात हो, सरदार पटेल जी की बात हो, दादा भाई नारोजी की बात हो। लेकिन मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, गांधी जी और पटेल जी की जो बात ये भारतीय जनता पार्टी करते ही है, जो गांधी जी और पटेल जी के जो चश्मे को जो वो लगाती है, लेकिन उनका जो दृष्टिकोण है उनको जो नहीं अपनाती है, वो मैं यहाँ पे एक बार बात करना चाहता हूं। आपने मेरे से तो सवाल पूछा, लेकिन मैं एक बार उनके ऊपर भी बात करना चाहता हूं। 1918 में अगर आपको याद होगा कि सरदार पटेल जी ने जो है किसानों को लेकर जो है जो सरकार थी अंग्रेज सरकार, उनके खिलाफ जो है आंदोलन खड़ा किया था, जिसकी वजह से उनको सरदार का नाम भी उनको मिला था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है, जिन सरदार पटेल जो किसानों के हक के लिए लड़ते थे, उन्हीं किसानों को जो है आज दबाने का काम करती है। उन पे 3 कृषि कानून लाती है, 750 से किसानों की शहादत हो जाती है, लेकिन उनके मुंह से चू तक नहीं निकलती है। सच्चाई ये है कि जो महात्मा गांधी जी, जो पटेल जी, जो आपसी भाईचारे की बात करते थे, आपको याद होगा पटेल जी को तो ये भी कहा जाता था कि उन्होंने जो है पूरे देश को जोड़ा है, इस वजह से उन पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी बना था। लेकिन सच्चाई ये है कि उसी पटेल जी की भूमि को भारतीय जनता पार्टी जो आज धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर जो है बांटने का काम करती है। सच्चाई ये कि ये पटेल जी के लिए मूर्ति तो बना देते स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, लेकिन उनके मेमोरियल के लिए जो पैसा आता है, उनको मरम्मत के लिए, वो उनको नहीं देते हैं। सच्चाई तो ये है कि महात्मा गांधी जी और पटेल जी के नाम पे ये बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, डींगे तो हाँकते हैं। चलिए अंश भाई, मौका मिलेगा, चर्चा लंबी है। मैं तो अभी आपको निर्बाध रूप से मैंने इसलिए बोलने दिया कि एक कांग्रेस का पक्ष आ जाए। इसमें आपने बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज रखे हैं, हम एक एक करके उन पर बात करेंगे निश्चित तौर पर। हालांकि जब आप पटेल साहब की बात करते हैं तो पटेल साहब की गुजरात में उनकी क्या अहमियत है, ये तो बीजेपी हमेशा से कहती रही है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाते वक्त भी और वहां नहीं गए कांग्रेस के नेता, इसको लेकर भी आपत्ति उठाई है। मैं आपसे इस पर बात करूंगा, मैं इस पर बात करूंगा। कुछ चीजें ऐसी थी जो धारा प्रवाह रही आपकी। डॉक्टर कौशल कांत भी बैठे हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे यहाँ पर। तो डॉक्टर कौशल कांत मिश्रा, अभी आपने सुना कांग्रेस प्रवक्ता ने अपनी बात को रखा। एक बात तो है कि कांग्रेस रिवाइवल के मोड में है और उसके कुछ मुद्दे हैं, कुछ इश्यूज बहुत स्पष्ट हैं। ईवीएम को लेकर बड़े गंभीर सवाल खड़े कर दिए मल्लिकार्जुन खड़गे ने। उन्होंने कहा आने वाले समय में युवा इसकी मांग करेंगे, बैलेट पेपर से हो, आप ऐसे हमको नहीं हरा सकते हैं। दूसरा, अब पटेल साहब, जिनको आप लगातार कहते थे कि ये उनसे दूरी बनाकर रखते हैं और सिर्फ गांधी जी की बात करते हैं और पटेल की भूमि नहीं मानते, लेकिन आज देखिए पटेल साहब को कितना सम्मान दिया गया। कांग्रेस में बदलाव हो रहा है, जो रिवाइवल के प्रयास हैं उस दिशा में कांग्रेस आगे बढ़ रही है। प्रवीण जी, कांग्रेस रिवाइवल की तरफ चले यही लोकतंत्र के लिए बेहतर है, लेकिन जो साइंस एंड सिम्टम्स होते हैं वो इसके इतर इंगित करते हैं। मैं एक उन्हीं के यहाँ का एक वीडियो है, इसको ध्यान से सुनिएगा। एक तरफ राहुल गांधी कहते हैं कि वो भारत के स्टेट से लड़ाई लड़ रहे हैं, भारत स्टेट से, और उनके नहीं, आप ऐसे ही बता दीजिए, आवाज हम शायद स्पष्ट नहीं सुन पाएंगे यहाँ पर अभी। ये एक कांग्रेस के कोई नेता हैं जो इनके यहाँ बोल रहे हैं, इनके इसी प्रोग्राम में बोल रहे हैं, अधिवेशन में। उसमें ये कह रहे हैं कि कांग्रेस ने अंग्रेजों के खिलाफ ईस्ट इंडिया कंपनी से लड़ाई लड़ा है और अब राहुल गांधी वेस्ट इंडिया से लड़ाई लड़ेंगे। वेस्ट इंडिया मतलब कहाँ? गुजरात से तो लड़ेंगे। जहां पे अधिवेशन कर रहे हैं उसी वेस्ट इंडिया के खिलाफ लड़ाई लड़ने के बाद इनके अपने नेता कह रहे हैं, तो यही तो कह रहे हैं। प्रवीण जी, मैं क्या करूं?
कैसे कहूं कि लोकतंत्र बहुत अच्छा जाएगा अगर कांग्रेस विपक्ष में देखिए सर्वाइव मुझे करती। ऐसा लगता है कि चलिए, आप ये कहना अब चाह रहे हैं और दूसरी ये बात, कमजोरी दूसरी रही कि बोलने चालने में कई बार ठीक, स्लिप ऑफ टंग्स और दूसरी ये चीज, सारी चीजों का बड़ा अरे इस्तेमाल सुनिए आप ना, लोगों ने किया है। चलिए, पर मैं वो अब उन दूसरी मुद्दों की बात कर रहा हूं जो मुद्दे उठाए दूसरी गए। बात आते हैं। हाँ, देखिए, कहीं पर भी जो आदमी की एक संस्कृति होती है, वो संस्कृति उसके कार्यों में झलकती है, उसके विचारों में झलकती है। ये तो चलिए मान लेते हैं कोई नेता रहे होंगे, हम अंशु जी उनको आऊंगा मैं निग्लेक्ट कर आपके देते, पास, हम बोलने दीजिए। अध्यक्ष जी की बात करते हैं। कांग्रेस के अध्यक्ष खड़गे जी का आज का स्टेटमेंट क्या है? 82 साल के हैं, वो कहते हैं, 82 साल के खड़गे जी कहते हैं कि खड़गे जी कह रहे हैं कि सोनिया जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। 82 साल के खड़गे 78 साल की सोनिया जी से आशीर्वाद प्राप्त किया। इसी से पता चलता है कि किस तरह से कांग्रेस पार्टी चल रही है। तीसरी चीज, अगर आप फोटो देखें, एक सोफे पर सोनिया जी बैठी हूं, उनके बगल में राहुल जी बैठे हूं और खड़गे साहब उस सोफे पर नहीं है। आप ये बताइए, एक पार्टी जिसका राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, उसमें अध्यक्ष जो है खड़ा है और बाकी पार्टी के मेंबर खड़े हैं, बैठे हैं, एक, और उसमें एक परिवार के जो महारानी और राजकुमार एक सोफे पे बैठे हैं, तो इससे पता चलता है ये भारत की संस्कृति से दूर दूर तक कनेक्टेड नहीं है। तीसरी चीज आपने जो बताई कि ये खड़गे साहब, ये आजकल पटेल साहब की बात कर रहे हैं, तो पटेल साहब की वजह से तो जवाहरलाल नेहरू पहली बार प्रधानमंत्री बने थे। पटेल साहब को सारी स्टेट कमेटियों ने चुना था और उन्होंने वोट ट्रांसफर, आप सोचिए, लोकतंत्र में पहली बार आपने सुना होगा वोट ट्रांसफर हुआ, क्योंकि एक चिट उनके पास आ गई थी। इस तरीके से आप देखिए, एक किताब लिखी गई थी, वर्गीस कुरियन साहब ने लिखी थी, आई टू हैड अ ड्रीम। उसमें उन्होंने लिखा था कि पटेल साहब की बेटी जो थी मणिबेन जी थे, उनके साथ कांग्रेस ने किया क्या। जब पटेल साहब की डेथ हुई थी तो पटेल साहब के पास 30 लाख रुपए थे और अकाउंट बुक थी, वो लेकर के मणिबेन जी गई, जवाहरलाल नेहरू जी को दिया। जवाहरलाल नेहरू जी ने पैसे रख लिए, अकाउंट बुक रख ली, पर उनसे ये नहीं पूछा कि आप आगे क्या करेंगी, आपको पार्टी में कोई पद दिया जाएगा, कुछ नहीं पूछा। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये बात उन्होंने खुद अपनी किताब में लिखी है, वर्गीस कुरियन ने। और चिमन भाई पटेल जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर थे, जब अंतिम समय में पुत्री जो उनकी पटेल जी की पुत्री मणिबेन जी का लास्ट समय था, वो बीमार थी और वो शायद आखिरी सांसें ले रही थी, तो चिमन भाई पटेल इतने सालों बाद गए फोटोग्राफर के साथ और फोटो खिंचाई। इसी से पता चलता है कि पटेल साहब की उपेक्षा की बात आपने कही, मंच पर आपने मल्लिकार्जुन खड़गे, तो आपके पॉइंट्स देख रहा हूं कि उसमें किन चीजों पर बात हो। हालांकि मैं रुद्र प्रताप सिंह जी के पास जाना चाह रहा था, आऊंगा डॉक्टर कौशल कांत, एक एक करके सबको अवसर मिलता रहे। अंश भाई कुछ कहना चाह रहे हैं, लेकिन संक्षेप में अपना कमेंट करिएगा, क्योंकि आप काउंटर करना चाह रहे थे, फिर मैं रुद्र प्रताप सिंह जी का कमेंट लूंगा। मैं कुछ 2-3 बातों पे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को बताना चाहता हूं। सबसे पहली बात तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के ना ही तो किसी नेता को और ना ही उनके प्रवक्ता को अंग्रेजी आती। अगर अंग्रेजी आ रही होती तो उनको पता होता कि स्टेट जो है एडमिनिस्ट्रेशन को भी कहा जाता है अंग्रेजी में। तो जो उन्होंने राहुल जी ने अपना वक्तव्य दिया था ना, वो ये दिया था कि हमारी जो लड़ाई वो एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ है। आज के समय पे जिस प्रकार से आरएसएस के लोगों को जो आज भारतीय जनता पार्टी ने एडमिनिस्ट्रेशन में बिठाने का काम कर दिया है, चाहे वो बात हो इलेक्शन कमीशन में किस प्रकार से विपक्ष को दबाया जाता है, चाहे वो बात हो किस प्रकार से आज तमाम प्रणाली जो है आज विपक्ष को दबाने के पीछे काम कर रही है, जनता के मुद्दों को दबाने का काम कर रही है। इसलिए उन्होंने कहा था कि हमारी लड़ाई जो है स्टेट। हालांकि आप जो बोल रहे हैं ना, ये फिर और लंबा ले जाएगा मामला, क्योंकि अंग्रेजी तो हमारे देश में बहुत लोगों को समझ में नहीं आती है। फिर राहुल गांधी जी को ऐसी भाषा बोलनी चाहिए जो जनसामान्य को समझ में आए, ये बात कही जाएगी। ये तो बहुत सिंपल, ये तो सिंपल भाषा है प्रवीण जी। स्टेट किसको नहीं पता? आप देखिए, हर एक व्यक्ति को पता होता है। हम जब इंग्लिश में लेख लिखते हैं तो हम ये नहीं लिखते स्टेट, तो ये तो बहुत सामान्य भाषा है, लेकिन उनको नहीं आती। अब हम क्या करें? और दूसरी जो उन्होंने सोफे को लेकर बात कही थी, आपने अगर वो वीडियो देखी होती ना, वो पूरा कार्यक्रम जो था लाइव डाला था, आपको देखना चाहिए था कि खड़गे जी को पहले बैठने वाले थे, वहां से उन्होंने अंबिका सोनी जी को बुलाया और उसके बाद उनको बिठाया। तो खड़गे जी के लिए वो उनके लिए ही जगह थी वहां पे। तो आपको इतना प्रकार से जो झूठ बोलने की भारतीय जनता पार्टी की ट्रेनिंग मिलती है ना, मैं इस सवाल को बड़ी अहमियत नहीं देना चाहता था, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बीजेपी आप लोगों को लपेट लेती है कहीं ना कहीं, उसमें काउंटर में ले आती है, और वो उनका तो काम यही है। देखिए 5 सेकेंड,
नहीं प्रवीण जी, अगर बात ये कि मुझे भारतीय जनता I have पार्टी के problem प्रवक्ता with को झूठ बोलने के administration, अलावा कुछ so आता I नहीं will है। say I will सच्चाई have- है कि I उनको have सिर्फ problem ट्रेनिंग with the झूठ state. बोलने की मिलती What है। a common सच्चाई sense है the कि person और है। ये झूठ जो है यहाँ पे कांग्रेस बोलते का हैं, कॉमन इनके सेंस समझिए। मैंने पहले ही बोला, देखिए वो तो अंशवत से अपने प्रवक्ता की भूमिका निभा रहे हैं। मैंने तो पहले ही बोल दिया आपको, भाषाई तौर पर गड़बड़ियां होती हैं कई बार होती है भाषाई तौर पर गड़बड़ियां। दोनों को बराबर कर रहे हैं, तो ये राहुल गांधी के ही प्रवक्ता हो सकते हैं। वो अपना जवाब दे रहे थे, लेकिन मैं पहले ही बोल चुका हूं, भाषाई तौर पर कई बार होती है चीजें, लेकिन आप लोग उसको पकड़ के भी बड़ा मुद्दा बनाते हैं। खैर, अब आपने दोनों पार्टियों को सुना। रुद्र भाई, आपका थोड़ा देर में नंबर आ रहा है, लेकिन आपने विस्तार से सुन लिया है। मुझे एक एनालिसिस ये बताइए कि आपका नजरिया क्या कहता है। कांग्रेस प्रयास तो कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक अगर बीजेपी के खिलाफ कोई एक अकेली पार्टी खड़ी हो सकती है तो वो कांग्रेस है, जिसके पास कार्यकर्ता है। बाकी क्षत्रप हैं। मेरे जहन में बार बार ये सवाल आ रहा, वही जो कभी सपोर्टर लगते हैं लेकिन कभी बीजेपी से भी बड़ी चुनौती कांग्रेस के लिए होते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कांग्रेस का रिवाइवल मतलब धीरे धीरे उनका कद कम हो जाना, तो वो कभी सपोर्ट करते हैं, कभी झटका देते रहते हैं। ऐसे दौर में कांग्रेस इस दोहरी चुनौती से निपटने के लिए कितनी तैयार दिखाई पड़ती है? देखिए प्रवीण जी, मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की यही एक कमी है जो उसको खाए जा रही है, क्योंकि कांग्रेस कहीं ना कहीं ये मान के चलती है कि बीजेपी के बाद कौन, तो बीजेपी के बाद मैं। वो इस स्ट्रेटजी पे काम करती। कभी भी आप देखेंगे कि कांग्रेस के किसी बड़े नेताओं के साथ अगर आप अकेले में बात करते हैं तो बोलते हैं कि अरे बीजेपी कितने दिन रहेगी, 5 साल 10 साल। या आपने देखा होगा राहुल गांधी जी ने भी यही बात कही थी कि बीजेपी के बाद कांग्रेस आएगी, वो अलग बात है, लंबी लड़ाई, ये 5 साल 10 साल बाद कभी भी आएंगे तो हम ही आएंगे। सवाल इस पूरे जो अधिवेशन है उसको आप देखिए और इस डिबेट में ही देखिए कांग्रेस कहाँ पर स्टैंड कर रही है। वो डिफेंड करने आ रही है सरदार पटेल को, वो एक एक बयान पे, एक एक शब्दों पे बात कर रही है। एक अधिवेशन है, इस अधिवेशन से आप क्या निकाल करके लाते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। ये नहीं है कि सरदार पटेल पे बहुत राजनीति हो गई है और उसका कांग्रेस को मुझे नहीं लग रहा है कि पिछले 10-15 सालों में कोई फ़ायदा हुआ है नुकसान के सिवा। तो अब अगर वो सरदार पटेल को कितने भी तरीके से पॉलिश करने की कोशिश करें, मुझे लग नहीं रहा है उनको कोई राजनीतिक फ़ायदा है। फ़ायदा कांग्रेस को कब होगा? जब कांग्रेस मुद्दों की राजनीति पे आएगी और मुद्दों पे गंभीरता के साथ आएगी। कभी आप ईवीएम के साथ होते हैं, कभी आप ईवीएम के खिलाफ हो जाते हैं। तो अगर आपका स्टैंड ईवीएम के खिलाफ है तो दिखना चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार आप हो, क्योंकि देखिए एक समय के बाद जनता इसको मजाक में लेने लगती है कि राजनीतिक दल हैं, चुनाव हार गए तो उसको ईवीएम पर ठीकरा फोड़ा जाता है, या मजाक के तौर पर आप देखते हैं कि पहले से भी मीम बनने लगते हैं कि अब ईवीएम बदनाम होगी, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें। तो ये देश में एक मजाक बन गया। एक राष्ट्रीय पार्टी को इसको गंभीरता से लेना चाहिए। अगर आप मुद्दों को उठा रहे हैं तो उस मुद्दे के समाधान तक लेकर जाइए। बीजेपी की आज विश्वसनीयता इस देश में क्यों बनी हुई है? क्योंकि बीजेपी ने अपने मुद्दों से कभी अपने आप को किनारे नहीं किया। वो चाहे कोई भी मुद्दा रहा, राम मंदिर का हो, 370 हो, या जो भी मुद्दे रहे हैं, उसके साथ उसका स्टैंड क्लियर है, वो उससे पीछे नहीं हटती है। और चाहे उसके लिए उसके कितना भी आप क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन मुद्दे पे हैं तो लोगों का एक विश्वास होता है कि एक पार्टी है वो अपने इन मुद्दों के साथ आगे बढ़ती। कांग्रेस पार्टी के साथ दिक्कत क्या है? वो अपने मुद्दों से ही कब बैकफुट पे चली जाती है उसको पता ही नहीं चलता। अब जैसे सामाजिक न्याय की आजकल बात कर रहे हैं राहुल गांधी जी, भाई सामाजिक न्याय की बात सबसे पहले आप अपने घर से शुरू करिए। भाई आपके घर में तीनों सदस्य हैं, तीनों लोग संसद के सदस्य हैं। आप जब 3 लोग 3 पद लेकर के बैठे हैं तो आप सामाजिक न्याय की कैसे बात कर रहे हैं? आप जनरल को कैटेगरी में खुद आते हैं और आप बात करते हैं कि ओबीसी और SC ST का हक मारा जा रहा है। भाई देश में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, इसके पहले तो आप थे। 50-60 सालों में आपने SC ST OBC को इतना आगे क्यों नहीं कर दिया? उनका हक क्यों नहीं मारा जा रहा? तो सवाल ये उठता है कि जब आप किसी चीज़ को कहते हैं तो उसको पहले आपको समझना पड़ेगा कि कहने से पहले उसके चीज़ों को आप जानिए उसके, क्योंकि आपको सब चीज़ बैकफायर कर जाता है। जो चीज़ आप आरोप लगाते हैं वो आरोप आपको खुद लग जाता है। अब आप पटेल पे चर्चा कर रहे हैं, भाई पटेल पे तो बीजेपी ने बहुत सारी चीज़ें कर दी। आपको पिछले 3-4 साल मतलब 3-4 चुनावों से पटेल पे ही आपको घेर कर रखी और आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आप नई रणनीति के साथ आइए। ये सब चीजें बहुत हो गई हैं जी। आपको नए मुद्दे लाने बहुत अच्छा लगा कि आपने संक्षेप में कुछ पड़ेगा। महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ इस पूरी एनालिसिस को रखा। और अंश भाई, बीइंग अ जर्नलिस्ट, मैं इनमें से कुछ चीज़ों से इत्तेफाक रखता हूं कि एक कन्फ्यूजन की स्थिति तो है। कभी संविधान की कॉपी है, कभी ईवीएम का मुद्दा है। पटेल अगर हीरो हैं तो पटेल फिर हमेशा हीरो होने चाहिए। पटेल अचानक से गुजरात की धरती पर आपके लिए हीरो नहीं बनना चाहिए, और थे वो तो कांग्रेस के तो फैक्चुअल सत्य है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने पटेल के नाम का जितना इस्तेमाल किया कांग्रेस कभी नहीं कर पाई। तो ये कुछ चीज़ें हैं कि वो कन्फ्यूजन को बताती हैं
कि आपके सलाहकार या कभी कोई रणनीति बनती है वो अचानक से बनी, हो सकता है अगले अधिवेशन में या आगे आगामी कुछ कार्यक्रमों में कुछ और नई रणनीति और नए मुद्दे दिखाई दें? देखिए, सच्चाई यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल जो है सरदार पटेल जी का सिर्फ इस्तेमाल किया है। और मैं बताता हूं क्यों। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की कभी भी उनकी सम्मान करने की नीति रही नहीं थी। जाकर आपको याद होगा कि सरदार पटेल जी ने यह बात श्यामा प्रसाद मुखर्जी को भी कहा था अपने पत्र में। उन्होंने कहा था ये 8 फेब को 1948 को जब सरदार पटेल जी ने आरएसएस को बैन कर दिया था, तो उसके बाद श्यामा प्रसाद जी को लिखे उनके पत्र में उन्होंने ये बात कही थी कि आरएसएस जो है मेरी जान के पीछे पड़ी हुई है और मुझे जो है वो सबके सामने जो है लटकाना चाहती है। तो उन्होंने अपनी जान के लिए उन्होंने ये बात लिखी थी। और लेकिन सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस प्रकार से एक षड्यंत्र के तहत जो है झूठ जो है जनता के बीच में फैलाने का भी काम कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी जो है वो कभी भी सरदार पटेल जी का सम्मान नहीं करती है, लेकिन असलियत इसके विपरीत है अगर मैं बताऊं। और ये बात सरदार पटेल जी ने भी खुद कही है। उन्होंने अपने जब पत्र लिखा था नेहरू जी को 3 अगस्त 1947 में, उसमें उनको ये कहा है कि नेहरू जी और उनके बीच में जो रिश्ता है वो इतना गहरा है और वो कभी भी टूट नहीं सकता है। लेकिन ये इस प्रकार से झूठ बोलते कि हमने सभी सरदार पटेल का सम्मान नहीं किया। सरदार पटेल को इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण जो है कांग्रेस पार्टी ने सम्मान दिया है, बार बार दिया है, लेकिन झूठ उनका बोलने का जो काम है वह यहां पे डिबेट में ही दिया किस प्रकार से जो झूठ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बोलते हैं। तो ये तो मैंने यहीं पे बेनकाब कर दिया। अब ये गुजरात को लेकर आपने जो बात की है, गुजरात को लेकर हमारी जो रणनीति है, हम ये नहीं विश्वास रखते कि चुनाव आया तो हमने सरदार पटेल जी को याद कर लिया। सरदार पटेल जी जो है वो हमारे नेता है। मैंने अपना शुरुआत का वक्तव्य में भी ये बात कही है कि हमारे जो सबसे बड़े नेतृत्व है वो हमें यहीं से गुजरात की भूमि से मिली है। सरदार पटेल जी, महात्मा गांधी जी, दादा भाई नौरोजी हमें यहां से मिला। हमने तो शुरू से आप ये मानते हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरह हमने कभी भी उनका प्रयोग जो है सिर्फ चुनावी फायदे के लिए नहीं किया है। आप ये मानते हैं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी एक शानदार प्रयास रहा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी आप बना रहे हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सिर्फ और सिर्फ क्या एक इमारत अपनी इवेंट मैनेजमेंट के लिए करना चाहते हैं या उनके विचारों को भी आप स्वीकार करना चाहते हैं? मैं आपसे नहीं, सुनिए मेरी बात, प्रवीण जी सुनिए। मैं तो बस इतना जानना चाहता हूं कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को ले, दुनिया की सबसे बड़ी एक, हम देखते हैं दुनिया में बड़े बड़े निर्माण होते हैं, कई बार देश का गौरव इसी से बढ़ता है कि दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे यहाँ पर बनी हुई है, वो किसी की भी हो। लेकिन स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का अब आप कितना समर्थन करते हैं? या मुझे लगता है अधिवेशन में भी कुछ इस पर बात होती तो बहुत अच्छा रहता। हाँ, मैं अब जवाब दे दूं। जी देखिए, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है, मेरे को प्लीज आप टोकना मत। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ सरदार पटेल जी का इस्तेमाल करती है। आपने उनका स्टैच्यू आप मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, आप कहेंगे कि मुझे टोकना मत, आपको वो बोलना है जो आपको बोलना है। तो आप उस पे मैंने अभी पहले जो रुद्र प्रताप सिंह जी ने अपनी बात जहां खत्म की उसका भी जवाब नहीं आया। मैं ऐसा नहीं, मैं आपकी बात को धैर्य से सुन रहा हूं, आपका पूरा अधिकार है, समय आपका है प्रवक्ता के नाते। डॉक्टर कौशल कांत, आप कुछ कहना चाह रहे थे, क्योंकि अब समय सीमित है तो आप अपनी बात को रखें। पहली चीज ये कि अगर सरदार पटेल इनके इतने करीब थे तो 41 साल लग गए भारत रत्न देने में, जबकि खुद को कांग्रेस वाले अपने आप को भारत रत्न देने की प्रथा चलाते थे, वो भी 41 साल लग गए, जबकि साझे की सरकार बनी तब मिला। तो इसी से पता चलता है सरदार पटेल की कितनी नजदीकी थी। उनकी बेटी के साथ कांग्रेस ने जिस तरह का सौतेला व्यवहार किया वो हमने देखा था। मुझे एक चीज कहनी है जो आपने मतलब इस प्रोग्राम में आई कि कांग्रेस भारत में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी, ये बात सही है, पर आप जम्मू कश्मीर में किसके साथ खड़ी रहती है? नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ। यूपी में समाजवादी के साथ, बिहार में आरजेडी के साथ, महाराष्ट्र में एनसीपी और आजकल नई शिवसेना जो बनी है जो ठाकरे के खिलाफ चलती है, केरला में लेफ्ट के साथ खड़ी है, वेस्ट बंगाल में ममता के साथ खड़ी है, तमिलनाडु में डीएमके के साथ खड़ी है, आंध्र प्रदेश में टीडीपी के साथ खड़ी है, उड़ीसा में बीजेडी के साथ खड़ी है, कर्नाटका में जेडीएस। ये बताओ है कहां कांग्रेस? कौन से स्टेट में स्ट्रांग है? हमें बताए तो दो। जाने पहले यही बताते प्रवक्ता महोदय, आप बताओ तो कहां बची है कांग्रेस? हम भी चाहते हैं कांग्रेस स्ट्रांग हो,
लेकिन जैसा मैंने कहा ना, कांग्रेस खुद एक ऐसा भस्मासुर है, वो अपने सर पे हाथ रखता है और अपने आप को भस्म करता चलता है। क्योंकि जिस तरह के स्टेटमेंट चलते हैं, जिस तरह से तुष्टीकरण की राजनीति चलती है, जिस तरह से कांग्रेस, सच्चाई है कि आपको 2024 के लोग प्रवीण जी देखिए, अभी ये कह रहे थे हमारे बीच में मत बोलना, अब इनको मिर्च लगने लगी। अरे भाई, जो 405 जब आप आज की मुस्लिम लीग बन जाओगे, आज की मुस्लिम लीग बन जाओगे, तो भारत कैसे आपके साथ खड़ा होगा? जब तक ये समझ आपके नहीं आएगा, तब तक कांग्रेस का कोई कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, तो चलता रहेगा। हालांकि बातचीत में मैं एक करेक्शन कर दूं, टीडीपी के साथ में आपने इनको खड़ा हुआ बताया आंध्र प्रदेश में, उसको थोड़ा सा करेक्ट कर देते, कोई बात नहीं। हाँ, वो हो जाता बोलते बोलते, क्योंकि वहां पे वही पार्टी दिखती। लेकिन ये बात सही है कि गठबंधन की राजनीति हर जगह है। पर हाँ, ये मैंने कल एक एनालिसिस मैंने भी की थी, उसमें मैंने कहा भी है कि छोटे भाई की भूमिका में कांग्रेस आती चली गई। जब एक ऐसा अम्ब्रेला होती थी जहां पर छोटे छोटे दल उसके नीचे आते थे। और मैंने अभी जब रुद्र प्रताप जी आपसे भी सवाल पूछा था, मैंने यही कहा, क्षत्रप को आप कहते हैं, वो हावी होते जा रहे हैं और वो जानते हैं कि कांग्रेस अगर और आगे बढ़ती है तो उनका अस्तित्व जो है वो खतरे में आ जाएगा। और ये एक क्रॉस कनेक्शन है जिसकी वजह से ग्रो नहीं होने देना चाहते। इस पर आपकी राय क्या है? तो ये चलता रहेगा। देखिए प्रवीण जी, ये तो जरूर ऐसा ही होगा, क्योंकि जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी राजनीति, सुनिए, एक रुद्र जी को भी सुनिए, बोलिए। जो क्षेत्रीय दल हैं उनकी राजनीति एक क्षेत्र तक सीमित है। जैसे कांग्रेस हुआ या बीजेपी हुए, उनके पास तो बहुत अलग अलग चुनाव होते हैं, अलग अलग जगहों पे उनके चुनावी चीजें होती हैं। लेकिन अगर क्षेत्रीय दल अपने क्षेत्र में अपनी कमजोरी को दिखा देगा या अपने क्षेत्र में कमजोर हो जाएगा, तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो ये लड़ाई तो देखिए कांग्रेस के लिए समस्या है ही, क्योंकि उसको सेंट्रल में बीजेपी से लड़ना है, हर जगह उसको बीजेपी से लड़ना है, और साथ में वो राजनीतिक समीकरण उसको बनाने हैं जहां पर क्षेत्रीय दलों के साथ वो अपने अस्तित्व को भी बचा लें और वहां उनके अस्तित्व की भी बात रह जाए। जैसे आप देख रहे हैं बिहार के चुनाव में कांग्रेस पार्टी अपना यात्रा निकाल रही है और वहां पर उसको किसी के साथ चुनाव लड़ना है। तो ये जो बचाने की दोनों रणनीति है वो उनके लिए एक समस्या है। लेकिन उससे भी बड़ी बात कांग्रेस की सबसे बड़ी जो चीज है, कांग्रेस नयापन नहीं चाहती। अभी देखिए पूरे डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता 1950 से आगे आ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि पटेल जी 1950 के थे। भाई आज के वर्तमान परिवेश में आपको नई चीजों के साथ राजनीति में आना पड़ेगा, क्योंकि ये सारी चीजें होते हुए भी आपको चुनाव से देश की सत्ता से बाहर कर दिया है बीजेपी ने। तो इसके लिए आपके पास मुद्दे नए होने चाहिए। और नए मुद्दे क्या होते हैं? जो वर्तमान के मुद्दे होते हैं, जो जनता को कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ से 75 साल पहले मैं जाकर ये नहीं देख सकता हूँ कि पटेल जी प्रधानमंत्री बन रहे थे या जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बन रहे थे। मैं वर्तमान में देखूंगा कि कांग्रेस की रणनीति क्या काम कर रही है, कांग्रेस का नेतृत्व किस तरह से देश को आगे बढ़ा सकता है, या आने वाले समय में जनता को किस तरह के फायदे, जैसे बात हो रही महंगाई, तो हम महंगाई पर बोलिए ना कि महंगाई को हम कम करने के लिए हमारे पास इस तरह की व्यवस्थाएं, हम आने वाले समय में महंगाई को कम करेंगे, या भ्रष्टाचार को कम करने के लिए हमारे पास क्या रणनीति है। ओवरऑल तो अगर इस नहीं, ठीक है अंश भाई, अब ये चर्चा लंबी हो सकती थी लेकिन समय इतना ही था। ओवरऑल अगर मैं इसका लब्बो लुबाब निकालूं तो बात ये निकल कर आई कि कंफ्यूजन की स्टेट है। हालांकि कांग्रेस ने अपनी तरफ से कई मुद्दों को रखा है। ईवीएम का मुद्दा है जिस तरीके से रखा गया, पटेल साहब के नाम को एक बार फिर से पुरजोर तरीके से रखना, ये कांग्रेस के एक बदलाव के प्रयास को दिखाता है। अब ये बदलाव कितना इफेक्टिव होगा आने वाले समय में, बीजेपी के पास हमेशा हम देखते हैं कि वो एक कदम आगे रहते हुए कोई मुद्दा आता है उस मुद्दे पर एकदम काउंटर करने के लिए पहले से तैयार होती है, और इन मुद्दों पर भी काउंटर करने के लिए बीजेपी ने अपनी तैयारी कर रखी। ये इस चर्चा में निकल कर आया। अधिवेशन में और क्या कुछ निकल कर आएगा उस पर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। डॉक्टर मिश्रा आपका धन्यवाद, अंश भाई आपका धन्यवाद, और रुद्र प्रताप जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में जुड़ने के लिए।